एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी। पिछली बार मैंने अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ की चर्चा की थी 1964-65 के समय में, जब मैं क्लास 9th में था। तो मेरी मैया और छठ मैया, इन दोनों के आशीर्वाद से, इन दोनों के प्रताप से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और एक हमेशा परीक्षा के अंदर में बहुत कम नंबर लाने वाला व्यक्ति, स्टूडेंट, कई बार कई सब्जेक्ट्स में फ़ेल होने वाला स्टूडेंट, क्लास के अंदर में बहुत पिछड़े हुए स्टूडेंट्स की श्रेणी में रहने वाला ऐसा व्यक्ति, और अचानक से सारे सब्जेक्ट्स में पास हो करके और फिर अचानक से बहुत अच्छे रिजल्ट्स करना शुरू कर दिया। तो वो कहानी मैंने आपको पिछली बार सुनाई थी। और वो ठेकुए और वो मेरी माता जी की सूझबूझ बहुत प्रेरणा देती है। और वो मुझे सिखाती है आज भी कि हर समस्या का एक स्पेसिफिक निदान होता है। हम कितनी भी क्लासेस कर लें, कितनी भी चीज़ें सीख लें, फॉर्मली ट्रेनिंग्स ले लें एजुकेशन की, बीएड, एमएड वगैरह वगैरह, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो सब कुछ हम सीख लें, लेकिन जब हम फील्ड में जाएं, जब हम काम करने के लिए जाएं, तो हमें अलग अलग किस्म के केसेस मिलते हैं और वो पढ़ी हुई चीज़ें काम नहीं आती हैं। और तब फिर अपनी सूझबूझ, अपनी मौलिकता और अपने खुद से उसके सॉल्यूशंस हमें ढूंढने होते हैं। और वो सटीक सॉल्यूशंस अगर हम ढूंढ पाने में समर्थ होते हैं तो फिर हम उस समस्या का निदान कर सकते हैं। तो इसने अभी भी बहुत बार मुझे प्रेरणा दी है, बहुत बार मुझे गाइड किया है कि मैं किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को फिज़िक्स की पढ़ाई कराते समय में और चीज़ों को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, कैसे सिखाऊं, कैसे उनके मन में भावनाएं उत्पन्न करूं, कैसे उनके जीवन के अंदर में परिवर्तन लेकर के आऊं। जो नज़रिया है विज्ञान को देखने का, संसार को देखने का, उसके अंदर में कैसे परिवर्तन हो सकता है, उनकी अपनी छिपी हुई शक्तियों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है और कैसे उनको मूर्त रूप दिया जा सकता है, ये सब जो है वो उसके मूल में कहीं ना कहीं वो छठ का प्रसाद बहुत काम मेरे आया है। इसी अवधि में 1964-65 की अवधि में एक और ट्रांजिशन आया और वो था हमारे घर का बदलना। 1960 से हम लोग चाईटोला के मकान में रहते थे, जिसका वर्णन मैंने काफ़ी बार किया हुआ है। तो 1965 में हमें वो मकान बदलने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे भैया जो कि कॉलेज के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे वहाँ पे, तो जैसा मैंने बताया था कि वेतन जितना मिलता था वो पर्याप्त नहीं होता था अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, और इसलिए कठिनाइयों में तो जीवन ज़रूर व्यतीत होता था। और साथ में फिर उनको भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। और उन्होंने नोवेल्टी एंड कंपनी प्रकाशन के साथ मिल करके और कुछ किताबें लिखने का, छापने का ये शुरू किया था। और उससे फिर कुछ उनकी आमदनी हुई, जिससे घर का खर्च तो चला ही और बचत भी हुई। खास करके जो उन्होंने बीएससी के ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स के जो प्रश्न यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सालों से पूछे जाते रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस करके और नोट्स ऐसा किताब पब्लिश किया। और इसके लिए, इसके पहले जो जिसको आजकल हम लोग +2 कहते हैं, वहाँ उस समय प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री 1 कहते थे, उसके लिए भी उनके नोट्स पहले आए। फिर पास कोर्स के लिए, बीएससी के पास कोर्स के लिए उनके मैथमेटिक्स के नोट्स उस प्रकाशन से आए, और फिर ऑनर्स के आए। इन ऑनर्स के नोट्स ने शिक्षा में भी एक अच्छा योगदान किया, क्योंकि बिहार में बहुत सारे कॉलेजेस में इनके नोट्स के आने के बाद से और मैथमेटिक्स ऑनर्स का डिपार्टमेंट खुला, या वो स्ट्रीम शुरू हुई। वो जो मैथमेटिक्स ऑनर्स के क्लासेस वहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस हुए कई सारे कॉलेजेस के अंदर में, क्योंकि जो वहाँ के शिक्षक थे उनको ये विश्वास आ गया कि हाँ, जो ऑनर्स के स्तर के प्रॉब्लम्स होते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम सीख सकते हैं, उनको हम जान सकते हैं, उनको हम पढ़ा सकते हैं।
तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर में इस प्रकार से ऑनर्स की पढ़ाई शुरू हुई और गणित के क्षेत्र के अंदर में बिहार का एक अच्छा खासा योगदान इसको कहा जा सकता है। तो वहाँ से जो थोड़ा थोड़ा करके फिर बचत होनी शुरू हुई, क्योंकि परिवार के लाइफस्टाइल के अंदर में कोई चेंज नहीं आया। अभावों में हम लोग जिस प्रकार से जिया करते थे वो उसी प्रकार से हम जीते रहे, हमारे लाइफस्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई कठिनाई भी नहीं थी। वो आज हम जरूर कहते हैं कि वो अभाव थे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हमें संपन्नता का अनुभव नहीं है तो फिर विपन्नता का कोई कष्ट भी नहीं होता है। तो हमारी लाइफस्टाइल वैसी ही रही, और जो थोड़ा आमदनियाँ बढ़ी तो उससे पैसे इकट्ठे हुए। तो 9,500 रुपये में पटना के एक महल्ले रानी घाट में एक घर खरीदा गया उस समय में 1965 ईस्वी के अंदर में, और बहुत बड़ी सी जगह थी वो। वहाँ पे बिहार में कट्ठा प्रचलित है, जो क्षेत्रफल के लिए एक यूनिट है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ज़रूर कह सकते हैं उसको, लेकिन कट्ठा करके एक यूनिट प्रसिद्ध है, चलती है, अभी भी प्रचलित है। तो 3.25 कट्ठे का वो प्लॉट था, और वो कट्ठा कितना वर्ग मीटर है या कितना वर्ग गज है ये तो अभी मैं तुरंत आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ 3.25 कट्ठा का मतलब काफ़ी बड़ा सा प्लॉट होता है, काफ़ी बड़ा सा की ज़मीन होती है वो। और उसके अंदर में वो बना हुआ कुछ हिस्सा था, कुम्हार का घर था वो मिट्टी के बर्तन बना करके बेचता था और इस प्रकार अपनी ज़िंदगी चलाता था, उसका घर था वो। और 2 बड़े बड़े हॉल थे, एक तो बहुत ही बड़ा हॉल था जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ 20 फीट टाइप की रही होगी, 20 फीट बाई 20 फीट के हिसाब की रही होगी, तो बड़ा सा था, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और एक दूसरा था जिसकी लंबाई तो इतनी ही थी, चौड़ाई इससे थोड़ी कम थी, 15 फीट रही होगी, उस प्रकार का एक दूसरा। ये 2 बड़े बड़े मुख्य हॉल ये वहाँ पे बने हुए थे, और उसकी मिट्टी की दीवारें थीं। और मिट्टी की दीवारें कितनी मोटी मोटी थीं, तो जब बाद में उस मिट्टी के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया और पक्का बनाया गया, उस समय में मैंने ठीक प्रकार से देखा, कुछ 2 फीट 2.5 फीट के जैसी मोटी दीवारें थी वो, नीचे से मोटी 3 फीट टाइप और फिर ऊपर जा कर के थोड़ी सी पतली होती हुई, ऐसी उसकी वो दीवारें। और उन दीवारों के ऊपर छप्पर बांस का छप्पर बना करके उस पर वो फूस वगैरह डाल करके, और फिर खपरैल, ऐसी उसकी छत हुआ करती थी। और उसके अंदर हम लोगों ने कई वर्ष उसी स्ट्रक्चर के अंदर में गुजारे, तो उसका भी एक अनुभव आया कि खपरैल कैसे बदलनी पड़ती है। साल जब बरसात होती है तो उसके पहले खपरैल कहाँ कहाँ टूटी है, कौवे आया करते थे और खपरैल के एक खपरैल को उठा करके और चोंच से उसके अंदर रोटियां छिपाना, ये भी वहाँ पर देखा गया। तो उन सब के में थोड़ा उथल पुथल होता रहता है, तो हर बार कुछ खपरैल टूट जाते हैं तो उनको बदलना होता है, कुछ को सजाना फिर से होता है, वो सब अनुभव वहाँ पर आया। नीचे जो बांस का स्ट्रक्चर होता है, उस बांस के स्ट्रक्चर में भी कई बार कई जीव जंतु घूमते दिख जाते हैं। एक बार तो मैं जब कहीं सो रहा था बरामदे में, और ऊपर में उस छप्पर में उन बाँसों के बीच से होकर के एक लंबा सा सर्प, लंबा यानी कुछ 5 फीट टाइप, 4 फीट 5 फीट टाइप का, और वो चलता हुआ 2 बाँसों के बीच में जो उसका हिस्सा रहे वो लटका हुआ रहे, क्योंकि बाँस में तो बीच में दूरी अधिक थी और वो तो लुंज पुंज टाइप का होता है, और चलता हुआ तो एक तरंग के तरह वो सब उस वहाँ से स्ट्रक्चर वो चलता हुआ, और मैं लेटा रहा, मेरे ऊपर से वो कहाँ गया पता नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर दिखती थी। उन 2 बड़े हॉलों के अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी कोठरियाँ थीं जिसमें कि हम लोग और रहा करते थे, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं 2 कमरों के अंदर रहते थे। फिर गली में 2 तरफ से उस मकान का सामना था, तो एक साइड के अंदर में कुछ दुकानें वहाँ पे किराए पे दे रखी थी कुम्हार महोदय ने। एक धोबी जी की दुकान थी वहाँ पे, और एक कुछ पान की दुकान थी, शायद एक परचून की दुकान थी। ऐसे 2 या 3 दुकानें एक साइड में थी, और कुछ खाली जगह थी जहाँ कुछ सब्जी वगैरह बोई जा सकती थी या बोई हुई थी जब हम लोग गए थे वहाँ पे।
भोजन बनाने के लिए एक वरांडा था जिसके अंदर में भोजन बनता था। लकड़ी का चूल्हा बनाया गया था और पत्थर का चूल्हा भी अलग से था, तो उन्हीं से मिला करके वहाँ पर भोजन बनता था। और उसी बरामदे के एक हिस्से में एक टॉयलेट भी बना हुआ था, तो इधर खाना भी बनता था, उधर टॉयलेट भी होता था। और उसमें भी केवल वो दीवार था, एक पार्टीशन था दीवार का, मिट्टी की दीवार का, और दरवाज़ा तो था ही नहीं उस टॉयलेट के अंदर में। तो एक बोरा, जो टाट, एक बोरा पतला सा वो लटकाया गया था ऊपर से उस गैप में, और वो अगर पूरी तरह से लटका हुआ है नीचे तो समझा जाता था कि अंदर कोई है। और जब वो अंदर वाला व्यक्ति बाहर आता था तो उस बोरे को समेट दिया करता था, एक साइड कर दिया करता था, जिससे कि एक इंडिकेशन मिले कि हाँ अभी अंदर में कोई भी नहीं है। और वो टॉयलेट कैसे साफ़ होता था ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि वो साफ़ होता था। वो गड्ढा के अंदर ही सब अंदर ही उसकी खाद फाद बनती होगी, मालूम नहीं मुझे ठीक प्रकार से ध्यान नहीं है उसको। तो इस प्रकार का एक वो उसके अंदर में भी अपने को 2-3 साल उस में भी कच्चे मकान में रहने का अनुभव हुआ। मिट्टी को घोल करके और झाड़ू लगाने के बाद उससे लीपना, फर्श को लीपना और लीप करके उसको सुंदर बनाना, ये सब वहाँ पर हुआ करता था। कोई मुख्य द्वार नाम की चीज़ नहीं थी। कोई उस पूरे घर का एक दरवाज़ा है, उसको बंद कर दो तो फिर गली से कोई अंदर नहीं आएगा, खटखटाएगा कोई और तब हम खोलेंगे तब कोई अंदर आएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस ओपन प्लॉट में वो कमरे कमरे थे, कमरों में दरवाजे थे लकड़ी के, और सारा सामान जो हम लोगों का होता था, चाहे वो बर्तन हो खाए हुए या बनाने के बर्तन हो या कोई भी चीज़ जो है, वो रात को सोने के पहले उनको कमरों के अंदर हम लोग रखा करते थे। और कमरों के अंदर रख करके कमरे हम लोग अंदर से बंद करके सोया करते थे, और फिर सवेरे उठ के उन सबको हम लोग बाहर निकाला करते थे। क्योंकि कुछ चोरी की घटनाएं भी, छोटी मोटी चोरी की घटनाएं उस समय में हुआ करती थीं। तो बहुत ही छोटी मोटी, आज के संदर्भ में देखें तो उनको बहुत ही छोटी मोटी चोरी की घटनाएं कहेंगे, लेकिन हाँ उससे भी बचने के लिए सारे सामान को, जो कुछ भी बाहर है उस सबको कमरे के अंदर करना, ये सब वहाँ पे काम किया चलता था। रानी घाट ये नाम इसलिए है कि जो मेरा घर था, जो गली थी, रानी घाट एक गली का नाम है, अभी उसका नाम सुमति पथ है। तो रानी घाट जो गली का नाम है वो इसलिए पड़ा कि वो गली अंत में एक गंगा जी के घाट पर ख़त्म होती है और उसको रानी घाट कहते हैं। और रानी घाट इसलिए कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संघमित्रा चली थी कहीं पे, तो इसी घाट से उन्होंने नदी पार की थी, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए उसका रानी घाट नाम है। और मेरा घर गली में जहाँ पर था, वहाँ से कुछ 6-7 मकान के बाद ही और ये घाट हुआ करता था, रानी घाट। तो मेरी माता जी के लिए बड़ा आराम था, क्योंकि उनको सुबह सुबह और गंगा स्नान करना होता था पूजा करने के पहले। तो यहाँ आ जाने के बाद बहुत कम दूरी चलना पड़ता था और गंगा जी आ जाती थी। और मैं भी फिर कुछ कभी कभी गंगा जी जा कर के नहाना शुरू किया था। और वहीं पे मैंने थोड़ा थोड़ा हाथ पर चला करके और तैरना भी सीखा था, और कुछ समय तक मैं पानी में वहाँ पर तैरा करता था ऐसा। तो ऐसा एक रानी घाट का एक परिवर्तन चाई टोला से, और ये भी 1964-65 में, 1965 के अंदर में ये परिवर्तन हुआ। अब उसके बाद जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ट्यूबरकुलोसिस और फिर स्कूल का सब बदलना, वो सब घटनाएं हुई, वो सब फिर हम अगली बार आपसे बताएंगे।